लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि लेबनान में पिछले 24 घंटे में दूसरा सबसे बड़ा हमला हुआ है और इस बार पेजर्स की जगह वॉकी टॉकीज में धमाके होने से अब तक 6 लोगों की मौत हुई है और सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं। ये हमले दोपहर और शाम को उस वक्त हुए जब लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकवादियों ने डर की वजह से अपने सभी पेजर्स को खुले इलाकों में फेंक दिया। लेकिन इसके बाद चलती गाड़ी के रेडियो में, स्कूटर की बैटरी में, लैपटॉप में, सोलर प्लांट के कंप्यूटर में और कुछ सरकारी दफ्तरों के फोन में, वॉकी टॉकीज में और यहां तक कि कुछ मोबाइल फोन्स में भी एक के बाद एक धमाके होने शुरू हो गए, जिनमें 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। ये बिल्कुल नई तरह का हमला है। इससे पहले दुनिया ने इस तरह के हमलों के बारे में न तो सुना था और ना ही ऐसे हमलों को देखा था और किसी ने कल्पना नहीं की थी कि आपके फोन में भी ब्लास्ट हो सकता है, आपके पेजर में ब्लास्ट हो सकता है, गाड़ी में रेडियो में ब्लास्ट हो सकता है और वॉकी टॉकीज में ब्लास्ट हो सकता है। अब आप तस्वीरें देखिए, लेटेस्ट नई तस्वीरें जो हमें वहां से मिल रही हैं, जरा देखिए। इन हमलों में दक्षिणी लेबनान के वो शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं जहां आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह का कंट्रोल है और ये हमले कल हुए हमलों से भी कहीं ज्यादा खतरनाक बताए जा रहे हैं, क्योंकि कल जब बेरूत में धमाके हुए थे तब उनमें वॉइस और टेक्स्ट मैसेज के लिए इस्तेमाल होने वाले पेजर्स में धमाके हुए थे। लेकिन आज मोबाइल फोन से लेकर लैपटॉप्स, वॉकी टॉकी और कार में लगे रेडियोज में भी तेज धमाके हुए हैं, जिनसे लेबनान के 55 लाख लोगों में इस समय दहशत फैल गई है। और हमें ऐसी खबरें भी मिली हैं कि लेबनान में पुलिस से लेकर सेना के अफसर इस समय बहुत डरे हुए हैं और वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन डिवाइस इस्तेमाल करने से घबरा रहे हैं। और मिडिल ईस्ट की एक वेबसाइट ने यह दावा किया है कि लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती भी इन हमलों से बहुत डर गए हैं और उनकी सरकार को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो इन हमलों को आखिर रोकें तो रोकें कैसे। और सबसे बड़ी चुनौती यह है कि लेबनान के 55 लाख लोग अब फोन उठाने से डर रहे हैं। फोन की घंटी अगर बजती है तो लोग डर जाते हैं कि कहीं इस घंटी के पीछे मौत इंतजार न कर रही हो और उन्हें लग रहा है कि अगर उन्होंने फोन उठा लिया तो हो सकता है कि उनके मोबाइल फोन में भी या लैंडलाइन में भी कोई ब्लास्ट हो जाए। इन हमलों के पीछे हैकिंग को एक बड़ा कारण माना जा रहा है। हालांकि लेबनान के मीडिया का कहना है कि आज जिन वॉकी टॉकीज में धमाका हुआ उन्हें 5 महीने पहले ही खरीदा गया था और हो सकता है कि इन वॉकी टॉकीज का जब उत्पादन हुआ तभी इनमें विस्फोटक को छिपाकर रख दिया गया हो। लेकिन लेबनान का मीडिया अब तक यह नहीं बता पाया है कि आज चलती गाड़ी के रेडियो में या स्कूटी की बैटरी में या लैपटॉप और सरकारी दफ्तरों में इस्तेमाल होने वाले फोन्स में यह ब्लास्ट आखिर कैसे हुआ है। एक दिन पहले ही लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल होने वाले पेजर्स में एक के बाद एक कई धमाके हुए और इन धमाकों को लेकर आज 5 नई जानकारियां सामने आई हैं, जिनमें पहली जानकारी आपके लिए यह है कि ये हमले एक तरह की टारगेट किलिंग का हिस्सा थे, जिनमें हिजबुल्लाह के आतंकवादियों को चुन चुन कर निशाना बनाकर उनकी हत्याएं की गई हैं। जो 11 लोग इन हमलों में मारे गए उनमें 10 लोग हिजबुल्लाह के कमांडर्स थे या फिर आतंकवादी और सांसदों के बच्चे थे, बेटे थे। इनमें सांसद अली अम्मार का बेटा भी शामिल है, जो हिजबुल्लाह की तरफ से दिए गए पेजर का इस्तेमाल कर रहा था और इसी पेजर में धमाका होने से कल उसकी मौत हो गई थी। इसके अलावा इस हमले में लेबनान में ईरान के एक राजदूत की भी आंखों में चोट आई है और ऐसी खबरें भी हैं कि उनकी आंखों की रोशनी शायद चली गई है। बात करते हैं अपने देश की। आज जब पूरा देश वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहा है, तब हम आपको वन नेशन वन इलेक्शन के साथ साथ वन नेशन वन करप्शन के बारे में भी बताना चाहेंगे। वन नेशन वन करप्शन। हमारे देश में शायद चुनावों की व्यवस्था को तो कानून बनाकर बदला जा सकता है, चुनावों को 5 साल में एक बार कराया जा सकता है, लेकिन आम लोगों के लिए जो व्यवस्था काम करती है उसे शायद कभी नहीं बदला जा सकता। और इसीलिए आज हम वन नेशन वन इलेक्शन से पहले आपको वन नेशन वन करप्शन के बारे में
बताना चाहते हैं। और इसका अर्थ है एक देश एक भ्रष्टाचार, एक देश एक जैसा भ्रष्टाचार। और चुनाव आप चाहे 5 साल में एक बार करवाइए, एक दिन करवाइए, अलग अलग दिन करवाइए, लेकिन हमारी जनता के जीवन में, हमारी जनता के नसीब में क्या लिखा है वो एक ही है, वो है भ्रष्टाचार। इसलिए एक देश एक चुनाव से पहले एक देश एक भ्रष्टाचार की बात करना चाहेंगे। और इस बात को आप रायपुर से आई इन तस्वीरों से बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। ये तस्वीरें एक कबाड़ के गोदाम की हैं, जहां उन पुस्तकों को रिसाइकिल करने के लिए रखा गया है जो सरकारी स्कूलों के गरीब बच्चों में मुफ्त वितरित होती हैं। ये गोदाम है, ये गोदाम जो कबाड़ का सामान होता है ये उसका गोदाम है। जितना भी कबाड़ इकट्ठा होता है इसे वहां रखा जाता है इस गोदाम में। और इस गोदाम में किताबें मिली हैं। ये वो किताबें हैं जो बच्चों को मुफ्त में दी जाने वाली थी सरकारी स्कूलों में। आरोप है कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने इस साल के लिए जिन मुफ्त पुस्तकों को प्रकाशित करवाया उनमें ज्यादातर पुस्तकें सरकारी स्कूलों के गरीब छात्रों तक पहुंची ही नहीं, और ये पुस्तकें छात्रों तक पहुंचने की बजाय कबाड़ के इस गोदाम में पहुंच गईं, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये हजारों पुस्तकें होंगी, हो सकता है लाखों भी हों। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है और उसका कहना है कि वो इस मामले की पूरी जांच कराएगी, लेकिन हम बिना जांच के ही आपको यह बता सकते हैं कि इस मामले में घोटाला कैसे हुआ होगा। पहली बात तो यह है कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, बिल्कुल नई ब्रांड न्यू किताबें हैं जिन्हें गोदाम में फेंक दिया गया है और इन किताबों की रिसाइकलिंग की जाएगी। असल में ये पुस्तकें अगर गरीब छात्रों को मुफ्त में मिलती तो इससे गरीब छात्रों का तो फायदा होता, लेकिन भ्रष्ट अफसरों को इससे कुछ नहीं मिलता। इसके अलावा इन पुस्तकों को बाजार में बेचना बड़ा मुश्किल था। अब आप ये पूछेंगे कि अगर ये घोटाला करना ही था तो इन पुस्तकों को इस गोदाम में डालने की बजाय, रिसाइकिल करने की बजाय बाजार में बेच भी तो सकते थे। लेकिन बेचना इसलिए संभव नहीं था क्योंकि इसमें फंसने का डर बहुत ज्यादा था और इन पुस्तकों पर साफ साफ लिखा है कि ये किताबें बिक्री के लिए नहीं है। इन पर लिखा है नॉट फॉर सेल, और ये सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए ही छापी गई है। अब अगर एक ऐसी किताब जिस पर लिखा है नॉट फॉर सेल अगर बाजार में चली जाएगी तो ये काम करने वाला व्यक्ति बहुत आसानी से फंस सकता है, इसलिए बाजार में इन्हें नहीं बेचा गया। लेकिन आरोपों के मुताबिक कुछ भ्रष्ट अफसरों ने इन पुस्तकों को रिसाइकिल करने के लिए कबाड़ का काम करने वाले कुछ कारोबारियों को भेज दिया और एक ऐसा भ्रष्टाचार किया जिससे आप समझ सकते हैं कि भारत में अभी वन नेशन और वन करप्शन की व्यवस्था चल रही है, जो आम आदमी का और गरीबों का खून चूसती है और गरीबों के बच्चों की किताबों को दीमक की तरह चाट जाती है, गरीब के परिवारों का हक मार लेती है। भी अपना दिमाग लगाया, वही बात को समझ गया कि इन किताबों को बाजार में बेचना तो संभव नहीं होगा, पकड़े जाएंगे, इसलिए उन्होंने सोचा कि इन किताबों को रिसाइकलिंग के लिए भेज देते हैं और उसमें जो पैसा मिलेगा वो पैसा ये भ्रष्ट अधिकारी कमा लेंगे और अपनी जेब में रख लेंगे। ये हमारे देश के गरीब का हक मार रहे हैं। हमारे देश में जो गरीब परिवार हैं उनके बच्चों का हक मार रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, उनसे हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि उन्हें इस पूरे घोटाले की अच्छी तरह से जांच करानी चाहिए। और ये सारी किताबें पुरानी नहीं हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को लगे कि पुरानी किताबें हो सकता है बेकार हो गई हों इसलिए इन्हें गोदाम में बेच दिया गया हो। नहीं, किताबें नई हैं, इस सेमेस्टर में पढ़ाई जाने वाली किताबें हैं। ये किताबें गोदाम में धूल चाट रही हैं, लेकिन जहां इन्हें होना चाहिए यानी बच्चों के हाथों में, वहां पर ये नहीं पहुंची। इस बेईमानी को देखने के बाद आज मेरे मन में एक विचार आ रहा है और वो ये कि आजकल के जमाने में ईमानदारी बस उन्हीं मुट्ठी भर लोगों में बच गई है जिन्हें अभी तक बेईमानी करने का मौका नहीं मिला है। क्योंकि जिसे भी बेईमानी का जरा सा भी मौका मिलता है वो चूकता नहीं, वो सबसे पहले ईमानदारी का त्याग करके बेईमानी करने से नहीं चूकता। और इसीलिए हमने आपसे आज कहा कि भारत में इस समय वन नेशन वन करप्शन चल रहा है। सरकार किसी की भी हो, पूरे देश में
जिसे जब मौका मिलता है वो भ्रष्टाचार कर देता है अपनी जेबें भरने के लिए। क्योंकि अब हम आपको वन नेशन वन इलेक्शन के उस प्रस्ताव के बारे में बताएंगे जिसे आज सरकार के 101 दिन पूरे होने पर मोदी की कैबिनेट ने, प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। मोदी सरकार ने कहा है कि वो देश में लोकसभा और अलग अलग राज्यों की विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने के लिए इसी शीतकालीन सत्र में, संसद के इसी शीतकालीन सत्र में एक बिल लेकर आएगी और यह बिल उसी प्रस्ताव पर आधारित होगा जिसे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। यह प्रस्ताव कुल मिलाकर 18,626 पन्नों का है, जिसे लोकसभा चुनाव से पहले 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपा गया था और अब 18 सितंबर 2024 को केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। और अगर यह प्रस्ताव लागू हो गया, यह नया कानून बनकर लागू हो गया, तो भारत में चुनावों की व्यवस्था हमेशा के लिए पूरी तरह से बदल जाएगी और भारत में सभी तरह के चुनाव अब 2 चरणों में कराए जाएंगे। इसलिए क्योंकि आप सब वोटर्स हैं। अगर चुनावों की व्यवस्था बदल जाएगी, चुनाव बदल जाएंगे, तो आपके जीवन पर भी इसका असर पड़ेगा। आप सब जो वोटर्स हैं, सबसे पहले तो आपको समझने की जरूरत है कि अब चुनाव कैसे हुआ करेंगे। तो 2 चरण हैं। इनमें पहले चरण में लोकसभा और अलग अलग राज्यों की विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे और दूसरे चरण में देश भर की पंचायत और नगर निगमों के चुनाव होंगे। और इन दोनों चरणों के चुनाव में 100 दिनों से ज्यादा का अंतर नहीं होगा। इसमें भी यानी आपको गांव का प्रधान और देश का प्रधानमंत्री 100 दिन के अंदर अंदर चुन लेना होगा। इसके अलावा इन चुनावों की शुरुआत एक अपॉइंटेड डेट के साथ होगी, जिसे हिंदी में हम कहेंगे निर्धारित तिथि के साथ। और यह निर्धारित तिथि कौन तय करेगा? इसे तय करेगा भारत के राष्ट्रपति से तय करेंगे। उदाहरण के लिए अगर राष्ट्रपति कहते हैं कि एक देश एक चुनाव की निर्धारित तिथि 1 मई 2029 होगी, तो देश में लोकसभा और सारे राज्यों की विधानसभा के चुनाव इसी तारीख से पहले पहले कराए जाएंगे या इस तारीख पर कराए जाएंगे। और अगले चुनाव भी फिर 2029 के बाद 5 साल के बाद जो 2034 में चुनाव होंगे लोकसभा और विधानसभा के, वो भी एक साथ होंगे और इसी तारीख से पहले इन चुनावों को भी कराना होगा। सबसे बड़ी बात यह कि यह सरकार के विवेक पर निर्भर करता है कि वो इस व्यवस्था को कब से लागू करना चाहती है। और अगर सरकार चाहे तो वो वर्ष 2029 से पहले भी देश में लोकसभा और विधानसभाओं को भंग करके पूरे देश में एक साथ ये सारे चुनाव करा सकती है अगर चाहें तो। वैसे तो अगर देखेंगे आप तो अगला चुनाव लोकसभा का 2029 में होने वाला है, तो अगर ये लागू भी होती है व्यवस्था तो हो सकता है ये 2029 में लागू हो और फिर सारे विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। लेकिन सरकार चाहे तो उस हर प्रकार का चुनाव, चाहे वो आपके प्रधान का चुनाव हो या प्रधानमंत्री का चुनाव हो या मुख्यमंत्री का चुनाव हो, 100 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा। अब आप एक ही दिन अपने मुख्यमंत्री को भी चुन सकते हैं, प्रधानमंत्री को भी चुन सकते हैं। इस प्रस्ताव का 32 राजनीतिक पार्टियों ने समर्थन किया है, जिनमें बीजेपी के अलावा जेडीयू है, लोक जनशक्ति पार्टी, एआईएडीएमके और राष्ट्रीय लोकदल जैसी पार्टियां हैं। जबकि 15 पार्टी ऐसी हैं जिन्होंने इसका विरोध किया है और इनमें सारे विपक्षी दल हैं, जिनमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, लेफ्ट पार्टी सीपीएम के नाम प्रमुख हैं। जबकि चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, लालू यादव की आरजेडी और फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने इस प्रस्ताव पर अभी अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। बहुत सारे लोगों को यह गलतफहमी है कि भारत में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने के लिए संसद के दोनों सदनों के साथ देश के 2/3 राज्यों की विधानसभा में भी इस पर प्रस्तावित बिल को पास कराना होगा, जबकि हकीकत में इसकी कोई आवश्यकता नहीं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 83 और 172 में संशोधन करके और 82A के नाम से नया संशोधन जोड़कर केंद्र सरकार संसद के दोनों सदनों में कानून बनाकर वन नेशन वन इलेक्शन की इस व्यवस्था को पूरे देश में लागू कर सकती है। और फिलहाल संसद के दोनों सदनों में एनडीए के पास बहुमत है, सिंपल मेजॉरिटी है और सिंपल मेजॉरिटी के जरिए वो इसे लागू कर सकती है। आजादी के बाद वर्ष 1951 और 52 में जब भारत में पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ था
और इन चुनावों में लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभा के लिए एक साथ वोटिंग कराई गई थी। तो एक बात आप याद रखिएगा, जब हमारे देश में पहला चुनाव हुआ पहली बार 1951 और 52 में, तब भी सारे चुनाव एक साथ कराए गए थे। सारे विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ हुए थे और तब देश में एक साथ चुनाव कराने की पूरी प्रक्रिया वर्ष 1967 तक ऐसे ही चलती रही। वर्ष 1967 के बाद जब अलग अलग राज्यों में सरकारें भंग होनी शुरू हुई, तब यह व्यवस्था बदल गई और फिर वर्ष 1971 में पहली बार लोकसभा के चुनाव विधानसभा के चुनावों से अलग हुए और तभी से फिर यह परंपरा बन गई जिसमें भारत में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव उसके बाद दोबारा कभी एक साथ नहीं हुए। लेकिन यह परंपरा 1971 में शुरू हुई थी। 1967 तक हमारे देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ ही हुआ करते थे। भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां औसतन हर 5 महीने में किसी न किसी राज्य में चुनाव होता है और पूरा देश चुनावों की राजनीति में व्यस्त रहता है। मीडिया भी पूरे 12 महीने चुनाव की राजनीति में व्यस्त रहता है। आज इस राज्य में चुनाव प्रचार चल रहा है, कुछ 2 महीने के बाद दूसरे राज्य में चलेगा। लेकिन अगर एक देश एक चुनाव पर कानून बन गया तो यह राजनीतिक व्यवस्था हमेशा के लिए बदल जाएगी और इस व्यवस्था से देश को 5 बड़े फायदे होंगे। अब हम आपको यह बताएंगे कि क्या अरविंद केजरीवाल अपने सरकारी बंगले और बड़ी सी गाड़ी के त्याग से शराब घोटाले के दाग को धोने में कामयाब होंगे। दिल्ली में मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल अब अपने उस सरकारी बंगले को खाली करने वाले हैं जिसके पुनर्निर्माण पर उनकी सरकार ने कोविड काल में 50 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा खर्च कर दिया था। और यहां बात सिर्फ इस सरकारी बंगले की भी नहीं है। केजरीवाल अगले 2 हफ्ते में इस सरकारी बंगले को खाली करने के बाद सरकारी गाड़ी को भी त्याग देंगे और उनकी जगह दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी इस सरकारी बंगले में रहेंगी और केजरीवाल की जो सरकारी गाड़ी है वो भी उन्हें मिल जाएगी। और इसीलिए आज बड़ा सवाल यह है कि क्या यह त्याग शराब घोटाले के दाग धो पाएगा। अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये अरविंद केजरीवाल की बड़ी सी गाड़ी है जिसे अभी आप देख रहे हैं। पहले वो कहा करते थे कि वो कभी बड़ी गाड़ी नहीं लेंगे, बड़ा बंगला नहीं लेंगे। बंगला भी उन्होंने बहुत बड़ा ले लिया और गाड़ी भी बहुत बड़ी ले ली। केजरीवाल जब राजनीति में नए नए आए थे तब उनके पास एक नीले रंग की वैगन आर गाड़ी थी और ये गाड़ी भी उनकी नहीं थी बल्कि उनके परिवार के नाम पर थी। लेकिन आजकल केजरीवाल एक बड़ी गाड़ी में चलते हैं जो MG ग्लॉस्टर कहलाती है और इस गाड़ी की कीमत 40 लाख रुपए के आसपास इसकी कीमत है। तो आज केजरीवाल एक महल जैसे शानदार सरकारी बंगले में रहते हैं और 40 लाख रुपए की बड़ी गाड़ी में चलते हैं। हालांकि अब उन्होंने इस्तीफे के बाद इस सरकारी बंगले को और इस गाड़ी को त्यागने का फैसला कर दिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब आपको वापस इस सरकारी बंगले को लेना है और वापस उतनी बड़ी सी गाड़ी को लेना है तो उसके लिए ये एक छोटा सा त्याग है। त्याग का एक छोटा सा शॉर्टकट मार्ग है या आप कह लीजिए कि ये T20 स्टाइल का त्याग है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि बस कुछ ही महीनों की बात है। ये त्याग करने के बाद जनता का दिल पसीज जाएगा, उन्हें सहानुभूति मिलेगी।